नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें 6 कंडीशन थे और सारे कंडीशन बता दिए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पे पालिश होती है और उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। यहां दर्पण का ध्रुव P है। यहां कहीं वक्रता केंद्र C है और वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीच में यहां दर्पण का फोकस F है। मान लेते हैं दर्पण के सामने कोई वस्तु ए भी रखी गई है। अब एक प्रकाश की किरण जो वस्तु की नोक ए से चलना शुरू करती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, अतः जब दर्पण पे आपतित होगी तो यहां से इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात इस प्रकाश की किरण को दर्पण के फोकस से होकर जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अंदर की सतह पे पालिश की गई है तो यह प्रकाश की किरण इसके आगे नहीं जा सकती है। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकाश की किरण इस तरीके से दर्पण के फोकस से होकर जा रही है। एक दूसरी प्रकाश की किरण जो उसी बिंदु ए से चलना शुरू करती है, इसके वक्रता केंद्र C से जाती प्रतीत होती है इस तरीके से। और चूंकि ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जा रही है, तो हमने पहले ही बताया है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस प्रकार से दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से यहाँ कहीं किसी बिंदु I' पे मिलती हैं, जहां I' वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रकार उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह आभासी सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का एक ही नियम है और इसके हर कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब हम पढ़ेंगे दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध। तो याद रखेंगे कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं इस तरीके से अपने पास कोई दर्पण है और इसकी एक सतह पे पालिश की गई है, तो ये अपना एक अवतल दर्पण बन गया। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। यहां कहीं दर्पण का ध्रुव P है, यहां फोकस F है और यहां कहीं वक्रता केंद्र C है। मान लेते हैं कि इसके वक्रता केंद्र C से दर्पण पे कोई अभिलंब खींचा गया इस तरीके से CM। ये एक अभिलंब है। अब कोई प्रकाश की किरण है जो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और यह प्रकाश की किरण दर्पण पे किसी बिंदु N पे आपतित होती है, जहां से इसका परावर्तन होगा। और चूंकि ये प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, अतः परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है। अगर देखा जाए तो चूंकि ये किरण आ रही है, अगर इसको नाम देते हैं AN, तो AN आने वाली किरण है और NB ये परावर्तित किरण है। मतलब AN को आपतित किरण और NB को परावर्तित किरण मान सकते हैं। और हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं
कि कोण ANC बराबर है कोण, इस कोण के BNC के। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और हमने ये भी बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये किरण चल के आ रही है अर्थात ये आपतित किरण है, और CN ये वक्रता केंद्र C से दर्पण पे अभिलंब डाला गया है CN, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है ये आपतन कोण हो गया, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है ये परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण ANC जो है यह BNC के बराबर होगा। अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि AN समांतर है PC के, तथा अगर देखा जाए तो CN इसे मिलाने वाली तिर्यक रेखा है, तथा CN उन्हें मिलाने वाली तिर्यक रेखा है। और हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा इनको मिला रही हो तो ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कोण देखेंगे ये और ये दो रेखा समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है जिनको मिला रही है या काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कोण ANC ये बराबर है, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, और ये हो जाएगा अपना NCF। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही कोण एकांतर कोण हैं, तो यहां लिख देते हैं एकांतर कोण। अब अगर इसको पहला इक्वेशन माना जाए और इसको दूसरा इक्वेशन माना जाए तो अगर देखेंगे तो ANC BNC के बराबर है, कोण ANC कोण BNC के बराबर है, और कोण ANC कोण NCF के भी बराबर है। अर्थात दोनों में देखा जाए तो एक साइड आपस में इक्वल है, तो ये दूसरा साइड भी आपस में इक्वल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब अगर 1 व 2 से देखा जाएगा तो कोण BNC ये बराबर है कोण NCF के, कोण NCF के। इस तरीके से अब देखते हैं त्रिभुज CFN में, त्रिभुज CNF में जब इस त्रिभुज में देखा जाएगा तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, और हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके सामने की भुजा अर्थात यानी F ये बराबर होगा इसके सामने की भुजा CF के। तो हमने ये देखा कि NF CF के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, और हमने पहले ही देखा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, इसलिए इसके सामने की भुजा ये CF और इसके सामने की भुजा NF दोनों आपस में बराबर होगा। चूंकि दर्पण छोटी वक्रता वाला है इसलिए हम मान सकते हैं कि जो NF है वो लगभग PF के बराबर है। तो चूंकि दर्पण छोटी वक्रता वाला है इसलिए NF लगभग PF के बराबर है।
और हमने पहले ही देखा कि NF जो है वो CF के बराबर है। तो अगर इन दोनों से देखा जाए तो NF और NF दोनों में है, NF आपस में बराबर है, तो CF PF भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए CF बराबर है PF के। अब अगर चित्र में देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि जो PC है वो PF और CF के योग के बराबर है। चित्र में अगर देखते हैं तो जो PC है वो PF और CF के योगफल के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि PC बराबर PF प्लस CF, और अभी हमने देखा कि जो CF है वो PF के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि PC बराबर PF प्लस CF को भी PF लिख सकते हैं। अब PC बराबर PF और PF 2 PF हो गया। अब अगर देखा जाए PC अर्थात P दर्पण का ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो PC ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो हम PC की जगह पे कैपिटल R लिख सकते हैं, 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, और PF P ध्रुव है या फोकस है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो PF की जगह पे हम लोग f लिखेंगे, तो हमको प्राप्त हो गया R बराबर 2f, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f बराबर R/2, और यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।